हाँ जी वैसे अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको। जल्दी से कैमरा ऑन करो बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्या मतलब था इसका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस जो पीएनएल में आने चाहिए वो सारे माइनस हो गए होंगे। और जो भी आपके अप्रोप्रिएशन हैं, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स है, वो भी आपको माइनस करनी है, वो अभी इसमें से माइनस नहीं हुई है, तो ये नेट प्रॉफिट वो हो रहा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई। अगर कोई चार्ज माइनस होना रह गया है, क्वेश्चन बोलता है दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन क्या है, चार्ज है, थर्ड पार्टी को पे करना। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो भाई उसको क्या करेंगे, अगर वो माइनस होना रह गया तो क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो आफ्टर ऑल चार्जेस चाहिए। तो अगर कोई चार्ज माइनस होना रह गया है तो उसे अब माइनस कर दो। क्लियर हो गया। हमें ये जो फिगर लिखनी है 1 लाख जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये फिगर क्या होनी चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो अगर कोई चार्ज माइनस होना रह गया है, जो भी हमें अमाउंट दे रखा है, तो उसमें से वो चार्ज माइनस कर दो। और अगर कोई एप्रोप्रिएशन गलती से माइनस कर दिया है, आपने पहले माइनस कर दिया है, तो उसे वापस प्लस कर दो। ये सारी माइनस प्लस वाली चीज हमने बताया था, ये अलग से वर्किंग नोट बना के आपको करना है, या आप इनर कॉलम में कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। बस ये बात याद रखें, जब भी आप ये जो 1 लाख जहाँ लिखा है, जो हाईलाइटेड है, वहां पे जो फिगर लिखे हो, दैट शुड ऑलवेज ऑलवेज बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये आ गया, दिया होगा, मैंने कराया होगा। देखो जरा, अब इसके अंदर क्या था, क्वेश्चन कहता है कि आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है। कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये लिखा सेकंड लाइन, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर मैनेजर सैलरी बट आफ्टर पार्टनर सैलरी इज 1 लाख। बिफोर मैनेजर सैलरी का मतलब है बिफोर डिडक्टिंग मैनेजर सैलरी, यानी अभी तक उसमें से सैलरी माइनस नहीं किया, पर मैनेजर सैलरी तो क्या होती है, चार्ज। तो उसे तो माइनस करना चाहिए, तो हम उसको माइनस कर देंगे। अभी माइनस करनी रह गई थी, अब माइनस कर दो, देखो मैंने माइनस करी है आंसर में। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या होता है, क्या लिखा है, बट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी। क्लियर हो गया। तो यानी पार्टनर सैलरी ऑलरेडी माइनस हो रखी है, पर ये तो अप्रोप्रिएशन है, ये तो हमें चेक करना है कि हमें माइनस करनी है कि नहीं। तो इसलिए इसको वापस ऐड कर देंगे। समझ आ गई मेरी बात। तो ये हमेशा याद रखना है, जो आप बाहर कॉलम में लिख रहे हो, दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो चार्जेस और एप्रोप्रिएशन थे कौन से, ये रहे आपके सामने। चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में क्या था, ये है क्या भाई, चार्ज क्या होता है, एनी एक्सपेंस विच इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट है या नहीं है, हमें वो पे करना है। और उसमें ब्रॉडली तीन चीजें हमने याद रखनी है। वैसे तो चार्जेस में सारे वो एक्सपेंस आ जाएंगे जो भी आपके पीएनएल में आते थे। ठीक है, जितने भी ट्रेडिंग या पीएनएल में आते थे वो सारे ही आपके चार्जेस हैं। क्लियर हो गया। लेकिन ब्रॉडली अपने को तीन याद रखने हैं जो कि पेपर में आते हैं, क्या क्या, मैनेजर सैलरी कमीशन, उसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दो पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर। ये मैंने आपको बताया था कि चाहे पार्टनर से रिलेटेड तो है, लेकिन हम इसको अप्रोप्रिएशन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, प्रथम। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर तो हमें चार्ज की जरा ट्रेड करना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में अंदर। क्यों 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 ऐसा क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन, क्यों चार्ज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, कौन बताएगा ये। और प्लीज अपना कैमरा ऑन करो तनिषा, अपनी अपनी तो रास्ते में होगी है। हाँ जी, क्यों करना पड़ेगा, प्रत्युष। बिकॉज इन केसेस में पार्टनर पार्टनर के रोल में नहीं दे रहा है। जैसे लोन के केस में पार्टनर एक क्रेडिटर की तरह लोन दे रहा है, और रेंट के केस में वो लैंडलॉर्ड की तरह वेरी प्रेमिसेस गुड। यूज करना तो लॉजिक अगर आपको याद रहेगा, अगर लॉजिक याद रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन से केस में था। समझ आ रहा है। तो भाई देखो, अगर लोन की बात करें, तो अगर वो लोन की तरह पैसे दे रहा है, तो ही इज एक्टिंग एज अ लेंडर, ही इज एक्टिंग एज अ लेंडर, ही इज नॉट एक्टिंग एज अ पार्टनर। अगर पार्टनर की तरह देना तो एज अ कैपिटल लगाएगा, फिर लोन थोड़ी ना देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो आपको रेंट पे कोई चीज दे रहा है, जगह दे रहा है, तो ही इज एक्टिंग एज अ लैंडलॉर्ड।
अगेन अगर उसको पार्टनर की तरह देना है तो वो तो एज अ कैपिटल लेके आएगा कि हाँ भाई मैंने बिल्डिंग एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी फर्म में। तो अगर वो पार्टनर की तरह एक्ट नहीं कर रहा तो हम उसे पार्टनर की तरह वो क्यों पार्टनर की तरह रखेंगे। ठीक है, तो हम भी उसको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे और उसके खर्चे को एज अ चार्ज लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये याद रखिए, मैनेजर सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर, तीन चीजें आपकी चार्ज मानी जाती हैं और क्योंकि चार्ज मानी जाती है वी शुड ऑलवेज कम इन P&L अकाउंट। क्लियर है। ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो प्लीज मत करना इसको, डेबिट साइड में लिख दिया P&L अप्रोप्रिएशन, गलत हो गया आंसर। ठीक है। अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, जो डेबिट साइड पे आ रहा है P&L अप्रोप्रिएशन की, क्या क्या आता है, इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और भी चीजें लिखने को हम क्या कह सकते हैं, रिजर्व ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन। ये हम जो रिजर्व में ट्रांसफर करें, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, बना कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। बट ब्रॉडली ये तीन चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। नॉर्मली हम इनको ऑटोमेटिकली एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि इन्हें चार्ज की तरह ट्रीट करो तो चार्ज की तरह मानना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बताएगा चार्ज की तरह ट्रीट करो, ये तीन चीजें लिखेगा। या तो क्वेश्चन कहेगा इट इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी वो खुद ही कह रहा है कि भाई प्रॉफिट लॉस तो कुछ भी हो आपको पे करना ही करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो फिर ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन गया, चार्ज। तो वो कहाँ की आइटम होगी, P&L की। तो आपको उसकी तरह ट्रीट करना है, फिर P&L अप्रोप्रिएशन में आप उसको नहीं दिखा सकते। क्लियर हो गया। इसी तरीके से और क्या लिखा जा सकता है, इट इज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। तो बात वही हो गई, बस दूसरे शब्दों का हेर फेर है, मतलब तो वही है, इट इज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना ही करना है। और तीसरा क्या हो गया, इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, क्वेश्चन में लिख दिया तो चार्ज मानो तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये तीन चीजों के तरीके से लिखा आ सकता है, जब ये लिखा है तो फिर आपको इसको चार्ज ट्रीट करना है, अदरवाइज नॉर्मली हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, नॉर्मली हम इसको अप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो हमने इसके बाद क्या किया था, यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें अभी तक मैं बताया था इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक। अब नॉर्मल P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आता है वो तो आप बना लेते हो, लेकिन जब ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन वाली चीज आती है तो आप फंस जाते हो। क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा आता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर दिस, नेट प्रॉफिट आफ्टर दिस, तो आप फंस जाते हो, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। प्रॉफिट और लॉस के कितने केसेस थे, टोटल चार, दो प्रॉफिट के और दो लॉस के। पहला केस था सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है आपको उसमें से जो जो चीजें एज पर एग्रीमेंट देनी है आप दे सकते हो। जैसे यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट था, हमें इंटरेस्ट देना था 10,000 दे दिया, सैलरी देनी थी 30,000 दे दी, पार्टनर का कमीशन देना था 10,000 दे दिया। ठीक है, उसके बाद भी अपने पास 50,000 का प्रॉफिट बच गया, तो जिसको क्या कहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। तो सफिशिएंट प्रॉफिट का तो केस इजी है, ये तो सिंपल सा है, जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है वो लिखा, बाकी जो जो क्वेश्चन में बोला था वो देते चले गए। क्लियर हो गया, समझ आ गया। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, जैसे इस केस में हमारे पास टोटल इंटरेस्ट सैलरी और पार्टनर कमीशन मिला के 50,000 देने थे, यानी अगर हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट है, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करेंगे वृंदा। सर कैपिटल की रेशियो पे या फिर हम इन सब का टोटल निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर दोनों में सैलरी से या एक ऑप्शन पार्टनर। बता बेटा, मल्टीपल ऑप्शन थोड़ी ना, कैपिटल की रेशियो में या फिर इन सब का टोटल निकाल के, या फिर थोड़ी ना आता है कोई। दोनों अलग अलग चीजें हैं जो तू बता रही है। इन सब का दोनों पहले ये टोटल समझ, लेकर। पहले ये समझ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल रेशियो अलग होती है, और आप अगर इनका टोटल निकाल के कर रहे हो, उसका रेशियो निकाल रहे हो, तो वो अलग है, दोनों अमाउंट अलग अलग आएंगे, दोनों रेशियो अलग अलग आएंगे। तो इसका एक चीज बताओ, बोलो। वो कॉपी में मत दे, कॉपी ऐसी बता। हाँ बता रही ना, एक्स का टोटल लेकर वाई का टोटल लेकर दोनों का उसको क्या रेशो। कहते हैं, जो टोटल ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसका एक टर्म था, उसका नाम दिया था, टोटल अमाउंट पेबल। तो एक्स को कितना टोटल पेबल है, वाई को कितना पेबल है और जेड को कितना पेबल है, वो निकालते थे और उसका उसका रेशियो निकाल देते थे। तो कैपिटल रेशियो नहीं, कैपिटल रेशियो इज अ रॉन्ग आंसर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह की सिचुएशन है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। तो सबसे पहली चीज दिमाग में तीन चीजें आ सकती है, तीनों गलत है क्या, सर इक्वली कर देंगे, बिल्कुल गलत। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे, बिल्कुल गलत। सर कैपिटल रेशियो में कर देंगे, बिल्कुल गलत।
ये तीनों चीजें गलत हैं। आपको किस रेशियो में करना होता है? टोटल अमाउंट पेबल की रेशियो में। आपको दिखाता हूँ, नीचे देखो। ये हम निकालते थे, देखो। हम लिखते थे एक्स को कितना इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, वाई को कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितनी देनी है, इन सब का टोटल किया। एक्स को टोटल कितने मिलने हैं? 20,000। वाई को टोटल कितने मिलने हैं? 30,000। समझ आ गई बात? यानी एक तरह से इनकी रेशियो क्या हो गई? 2:3। टोटल अमाउंट पेबल की रेशियो क्या हो गई? 2:3। तो जो भी इनसफिशियंट प्रॉफिट है उसको आप 2:3 में बांट दोगे। टोटल देने थे 50, लेकिन हमारे पास है 40, तो 40,000 को आप किस रेशियो में बांट दोगे? 2:3। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? इसको हम और दूसरा क्या बुलाते थे, किस नाम से? परसेंटेज ऑफ अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में आ जाता था इस तरह से लिखा हुआ, परसेंटेज ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या है? तो कुछ भी नहीं है, जितना टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट पेबल, उसका परसेंटेज निकालिए। यानी एक तरह से 80% आप अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। आपके पास पूरा 100% नहीं है देने के लिए। क्लियर हो गया? समझ आई बात? अब ये जो 40,000 निकाला था, याद आ रहा है? इसको इसको दिखाएंगे कैसे? किस नाम से दिखाएं? आईओसी दिखाएं, सैलरी दिखाएं, कमीशन दिखाएं, किस नाम से दिखाएं? तो मैंने आपको बताया था, आप स्टार्टिंग से लेते हुए चलना। ठीक है, इसमें कोई सेट रूल नहीं है, कहीं कोई फाइनल रूल नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं पे कुछ क्लियरली दे रखा हो, है ना? तो हमने क्या डिस्कस किया था? पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज एक्स के केस में पहले 4,000 देंगे। टोटल कितना देना है? 20। 20 में से टोटल कितना दे सकते हैं? 16। ये देख रहे हो? टोटल देना था 20, लेकिन हम दे कितने सकते हैं? सिर्फ 16,000 एज पर दी अमाउंट पेबल रेशियो। तो 16 कैसे देंगे? पहले 4 दिया आईओसी, बच गया कितना? 12। 16 में से 4,000 आईओसी चला गया। फिर उसके बाद 10,000 दिया सैलरी, कितना बच गया? 2,000। तो कमीशन कितना देंगे? सिर्फ 2,000। समझ आ गई मेरी बात? तो ऊपर ऑर्डर वाइज चलना वो इजी रहता है। क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे? यहाँ तक किसी का कोई डाउट? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो जल्दी से। हाँ वृंदा। सर हम इसको आईओसी की रेशियो में भी बांट सकते हैं क्या? जैसे इसमें नहीं 4:3 बेटा, है। नहीं। नहीं, नहीं, यही बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते हो। वो आपने जो देखा है ना क्वेश्चंस में कि आईओसी की रेशियो में या जो कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं, वो तभी हुआ है उन क्वेश्चन में ही होता है जिस क्वेश्चन में था ही सिर्फ आईओसी, उसमें और कुछ था ही नहीं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी रख दूं, ठीक है, 4,000 और 6,000 की जगह मान लो आईओसी ही था 20,000 और 30,000, लेट्स अज्यूम। तो उन क्वेश्चंस में आपका रेशियो आईओसी की ही आ गई या कैपिटल की ही आ गई, क्योंकि आईओसी भी कैपिटल के बेसिस पे निकला है। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम हमें इस तरह से याद करना है, बिल्कुल नहीं। तो उस केस में सिर्फ आईओसी था ना, इस वजह से आप आईओसी के बेसिस पे आपने ले लिया। आईओसी के बेसिस पे भी क्या ले लिया? टोटल अमाउंट पेबल ही वही है। लेकिन इस तरीके से इन केसेस में नहीं कर सकते ना, जहाँ पे और भी चीजें दे रखी है। तो इसलिए आपको बाकी जो चीजें भी जो दे रखी है उन सबका टोटल करके निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पेबल उसकी रेशियो में करना। ठीक है? हाँ परीक्षा। सर सीधा हम टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोबारा बोलो। मतलब प्रॉफिट सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये टू प्रॉफिट दिखाने से। डिस्ट्रीब्यूटेड करके सीधा 20,000 30,000, राइट? अगर तुम ऐसे पूछेगी तो कर सकते हैं भाई, क्योंकि कोई सेट पैटर्न तो दिया नहीं है, मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है, बट नॉर्मली जो हमने क्वेश्चंस में करते हुए देखा है, जो आंसर शीट में करते हुए देखा है, वो इस तरीके से है कि आप अलग अलग नाम से दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली देखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगेन डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट ऑथर्स अलग अलग अपना व्यू बताते हैं। जैसे आपने एक बोला, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो दैट दैट इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। क्या सीधा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाओ, कितना कितना? 16,000 और 24,000, काम ही खत्म हो गया। क्यों दिमाग मारना कि आईओसी के नाम से कितना, सैलरी के नाम से कितना? भाई अल्टीमेटली मिलना तो इतना ही है, किसी भी नाम से हो। तो मैं तो सीधा ये दिखाऊं, काम खत्म करूं, है ना? तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन ऑथर टू ऑथर एंड फ्रॉम व्हाट यू से टीचर टू टीचर, कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना चाहता है, क्योंकि कोई क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से इससे नहीं है। ठीक है? हाँ जी, अरुणिमा बताओ। सर ये प्रॉफिट अवेलेबल ये रेशियो ऑफ अमाउंट पेएबल के रेशियो में ही निकलेगा ना। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, पहले ये 20,000 30,000 तक पहुंच गई तू। 20,000 और 30,000 कैसे निकला? फिर उसके बाद हमने देखा 20,000 30,000 ऐड करके बनता है 50,000, यानी टोटल देना तो 50 था, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना? 40,000। तो 40,000 को 2 से 3 में डिवाइड करोगे तो आपके पास 16 और 24 आ जाएगा।
यानी हम x को कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 16, और y को कितना दे सकते हैं, 24। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे। Okay, चलो जल्दी से एक दो टॉपिक और, एक दो चीजें और कर लेते हैं इसके बाद। चल, हाँ ये तो था प्रॉफिट का, फिर लॉस पे आ जाते हैं। लॉस में हमने कहा था दो बातें याद रखनी है। पहली बात लॉस में याद रखनी है कि लॉस के केस में नॉर्मली क्या बनता है, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। तो नॉर्मली क्या बनता है, पी एंड एल अकाउंट। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, हाँ टू नेट लॉस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, टू नेट लॉस, यानी ये डेबिट साइड पे आएगा टू नेट लॉस। समझ आ गई मेरी बात। तो दो चीजों का मेन डिफरेंस आता है, बाकी 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 सारी चीजें वैसे ही वर्कआउट होंगी। तीन चीजें इनफेक्ट एक और भी होगी। दो, पहले क्या क्या बोला मैंने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पी एंड एल। दूसरा मैंने बोला बाय नेट प्रॉफिट की जगह टू नेट लॉस। और तीसरा एक फर्क क्या है, अब क्योंकि लॉस है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन की आइटम आप दे नहीं सकते। यानी कि जो भी इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब चीजें थी, चाहे क्वेश्चन में दी हुई होंगी तो भी आप नहीं दे सकते। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आप नहीं दे सकते, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें दो केसेस क्या बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है सिर्फ लॉस बता रखा है, और दूसरा केस होता है लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। अगर सिर्फ लॉस है तब तो पी एंड एल अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर लॉस के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ पार्ट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो फिर हम इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू लिखेंगे। दिस इज द ओनली। तो आपको याद कैसे रखना है, मैंने आपको तरीका बताया था, आप याद रखोगे। सर अगर प्रॉफिट है तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, अगर लॉस है तो हम पी एंड एल बनाते हैं, एक्सेप्ट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का केस है तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। समझ आ गई बात, दिस इज हाउ यू शुड रिमेम्बर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आती है जर्नल एंट्रीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी पार्टनरशिप की बुक में, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ईच ऑफ शेयर्स में तो है ही जनरल एंट्री। तो वहाँ तो भाई जनरल एंट्री ही जनरल एंट्री है। लेकिन पार्टनरशिप की बुक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं जनरल एंट्री पे, और बच्चे बहुत गड़बड़ करके आते हैं। जिनका 11 स्ट्रांग नहीं होता है वो जनरल एंट्री में बहुत गड़बड़ करते हैं। तो प्लीज जनरल एंट्री को अच्छे से करना है। मैंने आपको रूल के साथ भी समझाया था, और मोटा मोटा दोबारा से एक बार बता देता हूँ, आपको याद ऐसी होना चाहिए जैसे आप इंटरेस्टिंग कैपिटल करोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग कैपिटल की याद होनी चाहिए, दो एंट्रीज होती है। जैसे आप कोई भी खर्चा करते थे तो एक्सपेंस डेबिट टू कैश होता था, जैसे यहाँ भी अगर मैं करना शुरू करूंगा तो एक्सपेंस कौन सा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जगह पूरा लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और टू कैश की जगह, क्योंकि अभी पे नहीं किया, अभी हमने सिर्फ एक्नॉलेज किया, तो हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साल के एंड में जैसे इंटरेस्ट कोई भी खर्चा होता था पी एंड एल में चला जाता था, ये कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम तरीके से सारी बाकी सारी एंट्रीज भी बन जाएंगी। अगर क्वेश्चन में याद करो एंट्रीज लिखा आता था तब तो ये दो एंट्री करोगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो फिर इनको कंबाइन करके जो सिंगल एंट्री बनती है वो करोगे। कंबाइन करोगे तो इंटरेस्ट कैपिटल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ आई मेरी बात, क्लियर है। तो सारी एंट्री इसी तरीके से हो जाएंगी आपकी। बस आपको बेसिक जो जो एंट्री जहाँ दिक्कत करेगी उस पर आ जाता हूँ, वो आती है एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है। वो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, उसको आपको करना है तो लोन में करना है। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। तो पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन, समझ आ गई बात, फर्क समझ आ गया, दो जगह फर्क आ गया इसमें। इसी तरह से रेंट पेबल टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर में क्या आएगा, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ कोई रेंट के लिए अलग से अकाउंट तो खुला नहीं था, लोन के लिए तो लोन के केस में लोन अकाउंट चल रहा है, तो यहाँ पे अलग से अकाउंट भी खुला, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट में। अगर ये अभी पे नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग रेंट में कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, चलें आगे। तो ये जर्नल एंट्रीज एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है,
जितनी भी एंट्रीज आपको बता रहा हूँ सब जगह कैपिटल 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 वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो उस केस में ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, कैपिटल में नहीं जाती, वो सारी कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में। तो फिर सब जगह जहां जहां मैंने कैपिटल बोला है वहां सब जगह क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी, आरव? सर दोनों एंट्रीज बताऊं? हाँ बिल्कुल, बता बता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल की हो जाए करंट हो जाएगा। हाँ तो पूरा वैसे बोल, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सेकंड एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, नहीं, हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही तो होगी भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ठीक है, तो जो आपका पार्टनर कैपिटल आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? इस बात को याद रखना है, जहां भी कैपिटल था वहां सब जगह करंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने दो चीजें सीखी थी, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट में क्या था, दो तरीके से आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता था जिसमें सारी एंट्री आ रही है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता था। ठीक है, तो ये आप एक अकाउंट देख रहे हो जैसे कैपिटल अकाउंट है, इसमें सब कुछ इसी में आ रहा है। स्टार्टिंग क्या होती थी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किधर आएगा, क्रेडिट साइड से। ठीक है, और जिधर ओपनिंग होता है उधर ही जो वो अकाउंट बढ़ रहा होता है, यानी उधर प्लस हो रहा होता है, तो कभी भी वो अकाउंट बढ़ेगा तो उसी साइड में एंट्री आ रही होगी, क्रेडिट साइड में। कम होगा तो डेबिट साइड में आ रही होगी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल के बाद कैपिटल कैसे बढ़ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसकी वजह से, कमीशन की वजह से, या प्रॉफिट की वजह से, इन सब चीजों से बढ़ सकता है। प्लस अगर उसने कोई कैपिटल फर्दर लगाया यानी एडिशनल कैपिटल से, तो ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही है। कम कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, P&L, या P&L, सॉरी, जो आपका वो है लॉस है, लॉस की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, या ड्राइंग या कैपिटल विड्रॉल की वजह से, कि जो उसने पैसे विड्रॉ करे उसकी वजह से, उनकी वजह से कैपिटल कम हो सकता है। तो वो सारी की सारी डेबिट साइड। क्लियर हो गया? ठीक है। जर्नल एंट्री से भी आप अगर देखना चाहो तो जर्नल एंट्री से भी पोस्टिंग इसी तरीके से आएगी। जब मैंने आपको कराया था तो पोस्टिंग भी सिखाई थी कि अगर आप पोस्टिंग करना चाहोगे तो किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पोस्टिंग निकल के आती है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आती हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी पार्टनर के करंट अकाउंट में। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो यानी जो वो एक सिंगल अकाउंट था उसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये जो आपने यहाँ पे दिखा रखा है टू ड्राइंग टू कैश, ये जो दिखाया हुआ है इनमें फर्क क्या होता था? जिसको हम बोलते थे, एक को बोलते थे ड्राइंग्स, दूसरे को बोलते थे कैपिटल विड्रॉल। कोई बता सकता है ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में क्या फर्क होता है? हाँ जी, बताओ परीक्षा। सर एक होता है ड्राइंग्स, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो ड्राइंग्स होती है पार्टनर्स की लेट्स उसकी लेट्स यूज अप्रोप्रिएशन। लेट्स यूज दीज टू वर्ड्स ओनली फर्स्ट। मैंने बोला ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में क्या फर्क होता है, तो बताओ ड्राइंग्स क्या होती है और कैपिटल विड्रॉल क्या होता है। पहले ऐसे समझते हैं, फिर बाद में करेंगे कि इसको और किस नाम से बुला सकते ड्राइंग्स होती है जैसे पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा होता है, सैलरी होगी, कमीशन, वो चीजें उसने ली है। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है जो उसने इन्वेस्ट करी थी, पार्टनर 5 लाख उसने शुरू करी थी, तो उसमें से 50,000 उसने निकाला। हैं। राइट, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो परीक्षा ने कहा, क्योंकि थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी। ड्रॉइंग्स होती है जो आपने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कमाया है, कमा कैसे रहे हो, किस किस नाम से, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर प्रॉफिट, जो भी आपने कमाया है फर्म से, अगर आप उसमें से विड्रॉ करते हो तो उसे हम ड्रॉइंग्स बुलाते हैं। और कैपिटल विड्रॉल क्या होता है, जो आपने पैसा लगाया है फर्म के अंदर, अगर आप उसमें से विड्रॉ करते हो तो उसे आप कैपिटल विड्रॉल कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? तो ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में फर्क समझ में आया? इसका यूज कहाँ होता है, दो जगह होता है। ड्रॉइंग्स, एक तो आप जब फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल मेथड आ जाएगा तो ड्रॉइंग्स किस में जाएगी, करंट अकाउंट में, और कैपिटल विड्रॉल किस में जाएगा,
कैपिटल विड्रॉन जाएगा कैपिटल अकाउंट में। समझ आ रही है बात? तो एक तो फर्क यहाँ आ गया, तो इसलिए अपने को बाइफरकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा ड्राइंग से कौन सा कैपिटल विड्रॉन। दूसरा फर्क क्या आता है? दूसरा फर्क आता है जो ड्राइंग है वो यूज होती है आईओडी कैलकुलेट करने के लिए, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, और जो कैपिटल विड्रॉन है वो यूज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने। तो दोनों की यूज अलग अलग है, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए ड्राइंग कौन सी है और कैपिटल विड्रॉन कौन। क्लियर हो गया? कैसे पता चलता है? क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स है तो उसके लिए वर्ड यूज किया होगा ड्राइंग या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर कैपिटल विड्रॉन है तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? या तो कैपिटल विड्रॉन या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल वर्ड जरूर आ रहा होगा। अगर कैपिटल विड्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल का रेफरेंस जरूर आ रहा होगा, तभी हम उसको कैपिटल विड्रॉन मानेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम उसको ड्राइंग मान के चलते हैं। क्लियर हो गया? समझ आया? इसी तरह क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग? नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम मान के चलते हैं फ्लक्चुएटिंग है, यानी हम सिंगल अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो में से एक वर्ड का रेफरेंस है, फिक्स्ड या फिर करंट अकाउंट, ठीक है, ये देखो फिक्स्ड या करंट अकाउंट लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को रेफर कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंने अभी आपके कुछ टॉपिक रिवाइज करा दिए हैं। अब इसके बाद आपके कैलकुलेशंस वाले टॉपिक रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे, पर मैं चाहूंगा कि आप वो पहले पढ़ के आओ, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग रिवीजन लाइक दिस, हम लोग जो आपके डाउट्स हैं उनको लें वो ज्यादा अच्छा है, ताकि मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको शुरुआत तो करा दी आज, तो अब आप क्या करो, अगर आपके पास अभी टाइम है, जस्ट नाउ, राइट नाउ, तो आप कोशिश करो आगे के टॉपिक जल्दी से एक बार रिवाइज करो, क्या है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर से बोलूंगा, ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब क्लास होगी तभी क्वेश्चन पूछने हैं। एंड जो भी डाउट्स हो ट्राई करो कि वो ग्रुप में ही डालो, मैं चाहता हूँ कि बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें उन डाउट्स के ऊपर, ठीक है, ताकि भाई पता चले कि हाँ, मान लो आपने कोई सवाल पूछा, किसी और को आता है तो लेट लेट हिम और हर आंसर दैट। अगर कुछ गलत होगा तो आई टॉप अप, मैं उस पर लिख दूंगा कि ऐसे नहीं है, ऐसे, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करो, एक दूसरे के डाउट को सॉल्व करो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक तो आगे के टॉपिक रिवाइज करने हैं, और अपने ये फंडामेंटल चैप्टर, पहले फंडामेंटल पे फोकस कर लो, फंडामेंटल चैप्टर को खत्म करो। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो भी इसमें डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको एक बार उठाओ, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करने की। जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे से पूछना, नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके डाउट्स होंगे पहले वो ले लेंगे, और जो भी टॉपिक आपको लगेगा रिवाइज करना है, इसके आगे का पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह का रिवाइज करना है या कुछ और रिवाइज करना है तो विल सी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कि मैं डाउट लूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग रिवीजन लाइक दिस। रिवीजन अपने आप ज्यादा अच्छी होती है। मैंने स्टार्ट करा दिया थोड़ा सा आपको, ताकि ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बनना शुरू हो जाए, ठीक है। बट ट्राई करो कि ये वाली रिवीजन खुद करो, मैं यहाँ पे आपके डाउट्स ले लूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास के लिए फोकस किस पर रखना है? पहले, अब पहले फंडामेंटल कर रहे हैं तो फंडामेंटल कर लो। डिसोल्यूशन अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेना, पहले फंडामेंटल कर लो, ठीक है जी। चलो क्लोज करते हैं भाई यहीं पे क्लास फिर आज। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय एवरीवन।